Hello friends, myself Dr. Yogita Chandrakar, Department of रोगनिदान एंड विकृति विज्ञान, असिस्टेंट प्रोफेसर। लास्ट सेशन में हमने देखा था इन्फ्लुएंजा वायरस इन्फेक्शन कि इन्फ्लुएंजा वायरस इन्फेक्शन क्या होते हैं, मतलब इन्फ्लुएंजा वायरसेस क्या होते हैं, कौन सी फैमिली को बिलोंग करते हैं, कितने टाइप के होते हैं, उनकी जो जीनोमिक प्रॉपर्टी होती है, एंटीजेनिक प्रॉपर्टी होती हैं, वो कौन कौन सी होती हैं। तो इसके अकॉर्डिंग जो इन्फ्लुएंजा होता है उसको टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, टाइप डी में डिवाइड किया गया था। तो जो इन्फ्लुएंजा वायरस ए होता है वो बहुत ही मोस्ट सीवियर एंड सीरियस फॉर्म होता है, जो कि सबसे ज़्यादा जो पैंडेमिक या एपिडेमिक डिसीज़ को डेवलप करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, या फिर उसके पास उतनी एक्यूरेसी होती है, कैपेबिलिटी होती है कि वो उसको डेवलप कर सकता है। तो उसी इन्फ्लुएंजा ए वायरस जो होता है उसके अंदर हम दो डिसीज़ को यहाँ पे देखते हैं, जिसमें है फर्स्ट है बर्ड फ्लू, जिसको एवियन इन्फ्लुएंजा भी कहते हैं, एंड सेकंड है स्वाइन फ्लू। तो आज हम यहाँ पे देखेंगे बर्ड फ्लू एंड स्वाइन फ्लू क्या है, इसके कॉज क्या हैं और ये क्यों होते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं बर्ड फ्लू, जो कि है इन्फ्लुएंजा टाइप ए वायरस H5N1। तो इसमें है एवियन इन्फ्लुएंजा रिफर्स टू अ लार्ज ग्रुप ऑफ डिफरेंट इन्फ्लुएंजा वायरस दैट प्राइमरीली अफेक्ट बर्ड्स। ये जो इन्फ्लुएंजा वायरसेस होते हैं वो एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस हैं और मेनली अफेक्ट किसको करते हैं, बर्ड्स को। मतलब सबसे पहले ये बर्ड्स पे आए, उसके बाद ये जो बर्ड्स होते हैं वो अदर स्पीसीज़ में इस वायरस को मतलब भेज दिए, मतलब कि अलग स्पीसीज़ को वो इन्फेक्ट करने लग गए। तो ये जो बर्ड के वायरसेस होते हैं वो अदर स्पीसीज़ को इन्फेक्ट किए, तो ये दूसरे स्पीसीज़ मतलब ह्यूमन बींग्स में आने लगे। तो इसे इसके जो जीनोमिक प्रॉपर्टी को देखा गया, जैसे हमने बताया था H&N कि हीमोएग्लूटिनिन एंड न्यूरोएमिनिडेज, ये दो चीज़ें जो होती हैं वो डिसाइड करती है कि इसके मार्कर्स कौन है, इसमें एंटीजेंस कौन से हैं, इसमें एंटीबॉडीज़ क्या बनने वाले, ये सारी चीज़ों को देखते हुए इसके नाम रखे गए। तो जो एवियन इन्फ्लुएंजा होता है उसको बोला गया H5N1। तो एवियन H5N1 इज़ अ स्ट्रेन दैट इज़ कॉन्टाजियस अमंग ह्यूमन्स। मतलब सबसे पहले तो ये वायरस बर्ड्स में आए, बर्ड्स को सबसे पहले प्राइमरीली ये बर्ड को अफेक्ट किए, बट बर्ड के बाद में अदर स्पीसीज को भी इन्फेक्ट करने लग गए। तो जब ये ह्यूमन में आए तो ये कॉन्टाजियस हो गए, मतलब कि ह्यूमन जब वो उसमें स्नेजिंग, कफिंग, इन सब के कॉन्टेक्ट में जैसे दो लोग आए, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन हुआ तो ये दूसरों को होने लग गया। तो H5N1 सब टाइप ऑफ द इन्फ्लुएंजा टाइप ए वायरस इन्फेक्शन कॉजेज सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। जो H5N1 थे, ये जो सब टाइप होती है इन्फ्लुएंजा टाइप ए वायरस की, इसको ये जो होती है कॉज करती है मेनली रेस्पिरेटरी सिंड्रोम्स को। तो जो सीवियर रेस्पिरेटरी सिंड्रोम्स होती हैं इसको करती है, और ये एक्यूट होता है ना कि क्रॉनिक, तो इसलिए इसे बोला गया सार्स, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। देन आफ्टर देखते हैं स्प्रेड द इन्फेक्शन थ्रू पोल्ट्री बर्ड्स इन डिफरेंट पार्ट ऑफ वर्ल्ड। मतलब डिफरेंट पार्ट ऑफ बर्ड्स जो होते हैं, जैसे वाइल्ड बर्ड्स भी होते हैं, पोल्ट्री बर्ड्स भी होते हैं। इसने वाइल्ड बर्ड को इन्फेक्ट नहीं किया, इसने इन्फेक्ट किया पोल्ट्री बर्ड्स को। तो ये जो इन्फेक्शन होते हैं वो ओनली पोल्ट्री बर्ड्स जो होते हैं उन्हीं को इन्फेक्ट किया, और वहीं से ये इन्फेक्शन ह्यूमन में आया। देन है इंसिडेंस। ह्यूमन आउटब्रेक ऑफ डिसीज कॉल्ड सार्स री इमर्ज इन December 2003 इन साउथर्न चाइना, हांगकॉन्ग, वियतनाम एंड देन अदर कंट्रीज इन एशिया, यूरोप, अमेरिका। फर्स्टली आया साउथ चाइना में, देन आफ्टर हांगकॉन्ग, वियतनाम में, देन फिर एशिया, यूरोप और अमेरिकन कंट्रीज़ में भी ये स्प्रेड होने लगा। बट फर्स्ट ये हमको कब मिला, 2003 में। देन है पैथोजेनेसिस। इन्फ्लुएंजा वायरस टाइप ए मीन्स H5N1 जो होता है एक रेस्पिरेटरी वायरस है, क्योंकि मेनली रेस्पिरेटरी जो सिंड्रोम्स होते हैं, सिम्टम्स होते हैं, उसको क्रिएट करता है। इसलिए इसे कहा गया है सार्स एसोसिएटेड कोरोना वायरस, मीन्स सार्स कोवी, SARS, सार्स एसोसिएटेड कोरोना वायरस, तो इसका शॉर्ट फॉर्म है सार्स कोवी। ये जो होता है इट बिलोंग्स टू कोरोना वायरस फैमिली, ये मैं बता चुकी हूँ ऑलरेडी। नॉट फेटल फॉर वाइल्ड बर्ड्स, इच कैन किल पोल्ट्री बर्ड्स एंड ह्यूमन बींग्स। देन आफ्टर है ह्यूमन एक्वायर इन्फेक्शन थ्रू कंटामिनेटेड नेजल, रेस्पिरेटरी एंड फीकल मटेरियल फ्रॉम इन्फेक्टेड बर्ड्स। जो इन्फेक्टेड बर्ड्स होते हैं जो इसमें ये H5N1 ने इन्फेक्ट किया है, तो ये जो होते हैं उसके नेजल हो गया, रेस्पिरेटरी, ये तो ह्यूमन्स में भी हो सकता है एक दूसरे में, साथ में जो बर्ड्स के फीकल मटेरियल हैं उनके जो जिस फॉर्म में हम उसको रखे हैं पोल्ट्री फॉर्म से, वहाँ पे उसके जो भी सिक्रीशंस हैं उससे ये ह्यूमन में आता है, और ह्यूमन इस इन्फेक्शन को रिसीव करता है। देन आफ्टर ये ह्यूमन टू ह्यूमन में ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू भी स्प्रेड हो सकता है। अ इंडिविजुअल हु हैज़ ह्यूमन बींग एंड ऑल्सो गेट इन्फेक्टेड विद बर्ड फ्लू, देन द हाइब्रिड वायरस गेट प्रोड्यूस्ड। जैसे ही वो इंडिविजुअल या ह्यूमन बींग्स जो होता है उस बर्ड फ्लू या उस बर्ड को जो फ्लू हुआ है
उसके कांटेक्ट में आया, वैसे ही वो वायरस जो होता है जैसे ही ह्यूमन बॉडी में एंटर करता है वो हाइब्रिड फॉर्म में आ जाता है और उसके बाद एक डिसीज़ को प्रोड्यूस करता है। इट इज़ हाईली कॉन्टाजियस एंड कॉजेज लीथल डिसीज़। लीथल मीन्स ये जो होती है बहुत ही ज़्यादा कॉन्टाजियस होती है और मतलब मारक होती है, इससे लोग मर सकते हैं। पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन इज़ नॉट रिपोर्टेड बट इफ वायरस म्यूटेट एंड गेन द एबिलिटी टू कॉज पर्सन टू पर्सन ये टच करने से नहीं फैलता, ये सिर्फ स्नीजिंग कफिंग से फैलता है। बट अगर ये वायरस म्यूटेट हो गया तो ये पर्सन टू पर्सन को भी मतलब उसको इन्फेक्शन को स्प्रेड करने के लिए उसकी एबिलिटी हो सकती है अगर ये वायरस म्यूटेट हुए तो, अदरवाइज नहीं। ह्यूमन डू नॉट हैव इम्यून प्रोटेक्शन अगेंस्ट एवियन वायरस। ह्यूमन के पास में इस एवियन वायरस के लिए कोई भी ऐसा इम्यून प्रोटेक्शन एंटीबॉडीज़ नहीं है। देन क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो फीवर, कफ, डिस्निया मतलब डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग, ब्रेथलेसनेस, सोर थ्रोट, मसल एक, आई इन्फेक्शन, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। देन है यहाँ पे लेबोरेटरी डायग्नोसिस। इसमें देखते हैं हम TLC नॉर्मल टू लो विथ लिम्फोपीनिया, CD4 सेल्स कम हो जाते हैं, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, प्लेटलेट काउंट यहाँ पे कम हो जाएगा, एलिवेटेड लीवर एंजाइम, एमिनो ट्रांसफेरेज, क्रिएटिन काइनेज एंड LDH, वायरस आइसोलेशन बाय रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज PCR ऑन रेस्पिरेटरी सैंपल, प्लाज्मा, यूरिन, स्टूल। मतलब वायरस आइसोलेशन देखते हैं, पॉलीमर चैन रिएक्शंस, ये सभी से हमको उसके जो भी सैंपल्स होते हैं उससे इस वायरस को हम डायग्नोस कर सकते हैं। साथ में प्लेटलेट काउंट कम हो जाता है, TLC में CD4 सेल्स कम होने लगते हैं, लिम्फोसाइट कम होने लगते हैं, लीवर एंजाइम बढ़ने लगते हैं, टिश्यू कल्चर भी हम करा सकते हैं। लास्ट में हम एक टेस्ट कराते हैं सीरम एंटीबॉडीज़ के, एलाइजा टेस्ट या इम्यूनोफ्लोरेसेंस। देन हम बात करेंगे स्वाइन फ्लू, इन्फ्लुएंजा A H1N1, वो था H5N1, ये है H1N1। इसमें है appeared last in 1977 to 1978 as a mild form of pandemic disease। ये एक पैंडेमिक डिसीज़ है, मतलब ये 77-78 में बहुत सारे एरिया में ये फैला था, इसलिए पैंडेमिक डिसीज़ है, बट ये माइल्ड फॉर्म है। रीअपियर्ड इन अप्रैल 2009 एज एन आउटब्रेक इन मैक्सिको बट इज़ रैपिडली स्प्रेडिंग एल्सवेयर। फर्स्टली ये मैक्सिको में आया, फिर ये सारे जो अदर कंट्रीज है उसमें स्प्रेड होने लगा। इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है 2 to 3 days, बट ये 7 days तक जा सकता है। देन है पैथोजेनेसिस। प्राइमरी ये इन्फेक्शन पिग को हुआ था, उसमें लो मॉर्टेलिटी थी, बट इस पिग से जब ये इन्फेक्शन ह्यूमन में आया तो ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से भी फैलने लग गया। फर्दर ट्रांसमिशन ऑफ H1N1 फ्लू ऑकर्स बाई पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट सच एज स्नेजिंग एंड कफिंग। मतलब स्नेजिंग कफिंग मैंने बताया ही है। इट इज़ नॉट नोन टू ऑकर थी ईटिंग पोर्क। पोर्क खाने से फैला है ऐसा कहीं पे भी मेंशन नहीं किया गया है। क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो यूजुअली इसमें फ्लू लाइक सिम्टम्स ही होते हैं जो हमको किसमें देखने को मिले थे, सार्स में। बट इसके अलावा इसमें सीवियर एंड प्रोग्रेसिव इलनेस मिलेगा। सीवियर डिहाइड्रेशन, लेथार्जी, मतलब बहुत ही थकान लगेगी, जितना भी पानी पियोगे बॉडी डिहाइड्रेट हो रही है ऐसा लगता है, बहुत ही ज़्यादा इलनेस रहती है, बहुत ही कमज़ोर लगेगा। एडिशनल 1/3 ऑफ केस में डायरिया एंड वोमिटिंग्स भी मिल सकते हैं। ह्यूमन बींग्स डू नॉट हैव इम्यून प्रोटेक्शन अगेंस्ट H1N1। इसके लिए भी कोई इम्यून प्रोटेक्शन नहीं है, जैसा कि H5N1 के लिए भी नहीं था। पर्सनल हाइजीन एंड प्रोफाइलैक्सिस शुड मेंटेन। ऑब्वियसली जब तक हम हाइजीन मेंटेन करेंगे, दूर रहेंगे ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से, तो इसमें क्या होगा, ये जो होती है वो स्प्रेडिंग इसकी कैपेबिलिटी कम हो जाती है, अदरवाइज इट डेवलप दी फर्दर स्प्रेडिंग ऑफ डिसीज़। देन रिस्क फैक्टर, मेनली इन्फेंट में, यंग चिल्ड्रंस में, क्रॉनिक पल्मोनरी डिसीज़ के जो पेशेंट्स होते हैं, मतलब जिनको लंग डिसीज़ हैं, क्रॉनिक डिसीज़ हैं, कार्डियक डिसीज़ हैं, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हैं, डायबिटीज़ है, मेलाइटस है, या ऐसे पर्सन जिसको रिनल डिसीज़ है, हेपेटिक डिसीज़ है, न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस वाली कुछ प्रॉब्लम्स है जिसको, तो इन सभी को इम्यूनोसप्रेसिव जो पेशेंट्स हैं, या जो ओल्ड एज के हैं 65 ईयर्स के हैं, चिल्ड्रंस हैं जिसको एस्पिरिन थेरेपी चल रही है, तो इन सभी में रिस्क फैक्टर ज़्यादा होते हैं, मतलब ये वायरस इनको ज़्यादा इन्फेक्ट कर सकते हैं। मेनली था कार्डियक डिसीज़, पल्मोनरी डिसीज़, रिनल डिसीज़, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, ओल्ड एज, चिल्ड्रंस एंड यंग। देन ये जो था रिस्क फैक्टर, इसकी बात हम किए हैं, ये किसी भी जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन या फिर ऐसे कोई भी जिसमें कि हम एंटीबायोटिक या एंटीवायरल थेरेपी चलती हैं, तो इन पेशेंट्स में ये जो मेडिसिन हम देते हैं उसकी जो रिसीविंग कैपेसिटी होती है या उससे जो ठीक होता है वो कम हो जाते हैं। इसके कारण इनको जो होता है वो ज़्यादा इफेक्ट करते हैं एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल पर्सन। तो यहाँ पे जो बर्ड फ्लू एंड स्वाइन फ्लू था वो रेस्पिरेटरी सिंड्रोम ही है एक प्रकार का, जो मेनली रेस्पिरेटरी सिम्टम्स को ही प्रोड्यूस करते हैं, और इसके लिए मेन जो प्रिकॉशंस है वो पर्सनल हाइजीन ही मेंटेन करना है। तो यहाँ पे ये टॉपिक फिनिश होता है। थैंक यू फॉर लिसनिंग।